हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक पंथ तीन काज, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हां, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेशी यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार वो फ्रांस, जर्मनी, कनाडा की यात्रा पर है और तीनों ही देशों से अहम समझौते की उम्मीदें भी की जा रही हैं। तो क्या सरकार के निवेश, विकास, मेक इन इंडिया, इन तमाम एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे? कौन से है वो सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा? सबसे पहला सवाल, क्या विदेश यात्रा से आगे बढ़ेगी सरकार की निवेश नीति? क्या निवेश आएगा हिंदुस्तान में? क्या मोदी ने विदेशों में बढ़ाया है भारत का मान? क्या छवि बदली है? क्या विदेश यात्रा से कामयाब होगा मेक इन इंडिया का मिशन? लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या विदेश यात्रा में मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय नेता की बन गई है? क्या मोदी की पिछली यात्राओं से भारत को कुछ भी अभी तक हासिल हुआ है? जापान, चीन, अमेरिका, तमाम देशों में वो गए, हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ? निवेश, पैसा, नौकरियां, क्या आया हिंदुस्तान? मेक इन इंडिया से लेकर तमाम एजेंडा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विदेशी यात्राएं जरूरी है। क्या मोदी की विदेश यात्रा से दुनिया में भारत को एक नए सिरे से अपनी धाक जमाने में कामयाबी मिलेगी? कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक नई विदेश यात्रा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा से अपने देश के लिए क्या हासिल करेंगे? बड़ी बात यह है, चूंकि पिछले 10 महीने के कार्यकाल में वो छोटी बड़ी बहुत सारी विदेश यात्राएं कर चुके हैं, इसलिए विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री तो देश में रहते ही नहीं, लेकिन मोदी के पास विपक्ष के इस तंज को काटने का औजार है, वो भी बड़ा धारदार। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार की विदेश यात्रा में कई देशों की यात्रा कर लूं, ताकि कम खर्च में ज्यादा काम कर सकूं। मैं गुजराती हूं, जहां एक कहावत है, सिंगल फेयर डबल जर्नी, एक किराए में दो सफर। बहरहाल ये तो एक चुटीली बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने साक्षात्कार में मोदी ने दावा किया, पिछले 10 महीनों में दुनिया भर में भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। सरकार के प्रति विश्वास बहाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन, आर्थिक सुधार में तेजी आई है, विश्व में भारत का सिर ऊंचा हुआ है। दुनिया में हमने राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के स्तर पर प्रामाणिकता हासिल की है, क्योंकि आर्थिक विकास की दिशा में हम बढ़ने लगे हैं। हमने चीन जैसे देश को जीडीपी विकास में पीछे छोड़ दिया है। हालांकि उनकी विदेश यात्रा पर सवाल उठाने वाले फिर सवाल उठा रहे हैं कि हर विदेश यात्रा पर मोदी सिर्फ नारे देते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन बीजेपी पीठ थपथपा रही है कि इन यात्राओं से देश ने बहुत कुछ हासिल किया है। बहरहाल 3 देशों की यात्रा पर जा रहे नरेंद्र मोदी का पहला पड़ाव फ्रांस होगा, जहां सीन नदी में नौका विहार करते हुए वो राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे। फ्रांस से अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यटन, एनएसजी पर सहयोग की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में फ्रांस की ओर से $8 अरब निवेश किया जा सकता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विमान निर्माता कंपनी का दौरा करेंगे। मोदी 13 से 14 अप्रैल के बीच जर्मनी में रहेंगे। हैनोवर मैसे उत्सव का उद्घाटन करेंगे मोदी। इस दौरान उनकी जर्मनी समेत दुनिया की बड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात होगी। चांसलर से बातचीत में वो भारत में निवेश पर चर्चा करेंगे। हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, आर्थिक कॉरिडोर में सहयोग पर भी बात होगी। 14 अप्रैल को ही वो कनाडा पहुंचेंगे। कनाडा यात्रा पर पेंशन फंड, बैंकर और वित्तीय हस्तियों से मुलाकात करेंगे। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम निर्यात पर समझौते की संभावना है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त विकास और शोध पर सहमति बनने की संभावना है। आधारभूत संरचना में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। टोरंटो के रिको कॉलेजियम में मेडिसन स्क्वायर जैसा संबोधन होगा। 1995 में एयर इंडिया विमान हादसा के परिजनों से भी मोदी मिलेंगे। अपनी विदेश नीति को लेकर मोदी की सक्रियता इसी बात से जानी जा सकती है कि उन्होंने 10 महीनों में 12 देशों की यात्रा की है। कई देशों से निश्चित तौर पर संबंध बेहतर हुए हैं और समझौते भी किए गए हैं। तो क्या मोदी इस यात्रा से भी कुछ मोती लेकर लौटेंगे? समय का इंतजार कीजिए। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केसी सिंह साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अतुल अंजान साहब नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, महीने 10, 12 देशों की यात्रा,
11 राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वो हिस्सा ले चुके हैं 10 महीनों में, यानी काफी वक्त मिला है और काफी कुछ उन्होंने यहां वहां पहुंचने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान कहां पहुंचा है, क्या मिला है इंडिया को? पैसा, निवेश, नौकरियां, क्या? क्योंकि सब तो 2 साल 3 साल के ओवर के एग्रीमेंट्स हैं। देखिए, एक यथार्थ हमें समझना होगा कि जो 21वीं सदी का भारत अब उभर रहा है, तो अब हम एक वैश्विक शक्ति बन के, ग्लोबल प्लेयर बन के उभर रहे हैं। तो हमारी विदेश नीति अब भारत की राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। ये 30 और 40 साल पहले की बात नहीं, जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी और हम एक छोटे से थर्ड वर्ल्ड कंट्री माने जा रहे थे। तो निश्चित रूप से हमारी प्रभावी विदेश नीति होनी चाहिए। हाँ। मोदी जी ने इस स्थिति को समझकर उसे एक प्रभावी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदान की है। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने 3 चीजों पर ध्यान दिया है जो कि हम पिछले से बेहतर है, और आप कहेंगे अभी क्या प्राप्त किया, वो भी बताता हूं। हमने समृद्धि पर ध्यान दिया है, सुरक्षा पे ध्यान दिया है, और सभ्यता और संस्कृति का जो संबंध भारत का दुनिया के जितने देशों से है, बहुत कम देश दुनिया में होंगे जिनका सभ्यता, सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल इंपैक्ट दुनिया पे इतना ज्यादा हो। तीनों पे ध्यान दिया है। अब आप कहें पिछले 3 महीनों में क्या किया है, तो मैं 4 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। WTO में बाली में जो किसानों के हित के विरुद्ध समझौता जा रहा था, उसको रोकने में सफलता हासिल की। ये एकदम इमीडिएट सामने दिखने वाला लाभ है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना और उसका पहला चेयरमैन भारत को प्राप्त होना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ठीक है। तीसरा, ब्लैक मनी को हमने मोदी जी के इनिशिएटिव पे ऑस्ट्रेलिया में G20 के प्रस्ताव में शामिल हुआ, और जिसकी वजह से हमें कुछ सहूलियतें मिली और स्विट्जरलैंड से कुछ जानकारियां प्राप्त होने की स्थिति आई। अमेरिका यात्रा में सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पर जो अमेरिका जब यहां पर आए ओबामा जी, वो तैयार हो गए, वरना यूएस लॉ तो तैयार ही नहीं होता था। न्यूक्लियर लायबिलिटी जो है वो सप्लायर पर होगी, वो तो सिर्फ ऑपरेटर पर मानते थे। वहां पे आके अमेरिका तैयार हुआ। ये 4 बिल्कुल स्पष्ट महत्वपूर्ण हमें उपलब्धियां दिखती हैं। संजय निरुपम जी, 4 उपलब्धियां गिनाई उन्होंने। देखिए, पहले जो 4 उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, उस बारे में मैं अपनी टिप्पणी कर दूं। जहां तक ब्रिक्स बैंक की बात है, ब्रिक्स बैंक की स्थापना होनी चाहिए, यह निर्णय पिछली सरकार के जमाने में हो गया था। हां, हमारी मांग यह थी कि इस बैंक का मुख्यालय हिंदुस्तान में हो और चेयरमैन जिसको बनना है बन जाए। चाइना का कहना यह था कि नहीं, चेयरमैन हम आपको दे सकते हैं और मुख्यालय बीजिंग में रहने दीजिए। आखिरकार जो इनकी सरकार आने से पहले जो फैसला था वही हुआ। इस नई सरकार की कोई उपलब्धि है ब्रिक्स बैंक के संदर्भ में, मुझे लगता है कि यह थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। एक विषय यह हो गया। दूसरी बात, न्यूक्लियर लायबिलिटी के संदर्भ में ओबामा आए थे यहां पे, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि आखिरकार इसमें ऐसे कौन से ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा है, तो आई विल सी टू इट, दैट्स ऑल। अभी तक कोई इसको कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। और मुझे याद नहीं रहा कौन सा विषय, तो मुझे बता दीजिए, उस संदर्भ में भी बता दूंगा मैं आपको। ब्लैक मनी, G20 में ब्लैक मनी का कुछ जानकारी दी है में 12 देशों में गए हैं, और इनकी पार्टी ने जो उनके विदेश नीति को पंचामृत करके नाम दिया है, ये पंचामृत बांट के आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। आज जो जापान गए थे और जापान के संदर्भ में चर्चा हुई थी कि लगभग $39 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान लेके आएगा, उसमें कितना आया कोई बताए मुझे। दूसरी बात, चाइना जब हमारे यहां आया था, अगर विदेश संबंधों के संबंध में बात करें तो चाइना के साथ ये एक झूले पे बैठ के पेंगे बढ़ा रहे थे। उधर दूसरी तरफ चाइना हमारे यहां घुसपैठ कर रहा था। पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा है, बॉर्डर टेररिज्म की जो घटनाएं हैं, छोटा बोलेंगे तो सब बोल पाएंगे। मैं आऊंगी सुधांशु जी, थोड़ा सा रुक जाइए। अतुल अंजान, सिविलियन वहां से बेदखल किए जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से हतप्रभ है, सरकार पूरी तरह से एकदम कुछ नहीं करने की स्थिति में है। मुझे नहीं मालूम कि संजय जी थोड़ी आपकी आवाज नीचे कर रही हूँ, क्योंकि इजाजत है मुझे आपको टोकने के लिए। प्लीज सभी वक्ता बोल पाए। अतुल अंजान जी, आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं देश की छवि अच्छी हो रही है, लॉन्ग टर्म में फायदा है। अंजान साहब। अंजना जी, हर सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान करती है। यूपीए की सरकार भी करती रही, और इससे पहले जब एनडीए की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो तो वहां तक पहुंच गए थे कि शाइनिंग इंडिया चमक रहा है, गरीबों की तादाद बढ़ गई, इंडिया चमक रहा है। यहां भी 12 महीने में सूत न कपास और बुनकरों में लट्ठम लट्ठा, अभी 1 पैसा आया नहीं। अब विदेशों से आ रहा निवेश, अरे भाई आ रहा है तो मेरा एक कहना है, $20 बिलियन चीन से आ गया, $50 बिलियन जापान से आ गया, 5 से 10 बिलियन अमेरिका से आ गया।
अरबों खरबों रुपए आपके पास है, कोयले को आपने हीरा बना दिया। अब तो देश में पैसे की कमी नहीं है। किसान हिंदुस्तान का भाग्य विधाता है, भारत का भगवान है, भूख से मर रहा है, तबाही आ गई है। और हरियाणा में भाजपा की सरकार 200 रुपए का, वो 17 एकड़ जिस किसान की गेहूं खत्म हो गया उसको 200 रुपए का मुआवजा दे रहे हैं और रोना रो रहे हैं खट्टर जी कि पैसों की कमी है। काहे के लिए कमी है? 1 लाख करोड़ डाल दीजिए ना। लेकिन जमीन की जो हकीकत है उसकी वजह से विदेश नीति है देश की, उसको तो आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। जल्दी से केसी सिंह साहब मैं आपसे टिप्पणी इस पर जमीन की हकीकत ये है कि लंबी बातें हो रही है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, लंबी बातों से क्या मिला? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। आप चीन के राष्ट्रपति से पेंगे बढ़ा रहे थे, आप सावन में झूला झूल रहे थे गर्मी के मौसम में चीन के राष्ट्रपति के साथ, और आप नदी में एक प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। भारत को क्या मिलेगा? आपको तो पर्यटन का सुख मिल रहा है। सिंह साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, वो बता रहे हैं, लेकिन हम एक ब्रेक। केसी सिंह साहब, आवाज अगर पहुंच रही है जल्दी से सर, आपका कोई कमेंट। सरकार मोदी जी का कहना है कि हमारी छवि अच्छी हो रही है देश की प्रधानमंत्री के जाने से। अंजना जी देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार आएगी वो तो ये कहेगी कि उनके साथ ही विदेश नीति शुरू हुई है और जब उनका अंतकाल आ जाएगा तो उनकी विदेश नीति खत्म है। विदेश नीति एक दरिया है, वो पुराना 1991 से चला आ रहा है। नरसिम्हा राव ने तब्दीलियां लाई, वाजपेयी जी ने उसमें कुछ कोशिश की, उसके बाद अगली सरकार ने की। तो ये चाहे न्यूक्लियर इशू हो, लुक ईस्ट हो, जर्मनी, फ्रांस P5 के साथ G4 ग्रुप बना हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का, जर्मनी हमारे साथ है उसमें, जापान है, ये पुराने 10-10 साल पुराने चीज़ें चलती आई। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि जब नई सरकार आ जाती है उसने कुछ नया काम किया। हाँ, मोदी जी एक नई शक्ति, एक स्टाइल, एक नया ड्रामा, उसके मुताबिक वो पॉलिसी अपनी चलाते हैं, लेकिन बेसिक जो पॉलिसीज हैं वो पुरानी चली आई हैं जिसपे कंसेंसस था। 3 आर्थिक शक्तियां हैं ये देश जहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संजय निरुपम जी, ठीक है, आपने एक-एक करके जो 4 उपलब्धियां उन्होंने गिनाई उस सब पर जवाब दे दिया। आपका कहना है कि मुख्यालय यहां पर होना चाहिए था, आपका कहना है कि न्यूक्लियर लायबिलिटी पर फाइनल कोई कमिटमेंट नहीं है अमेरिका की तरफ से। मूडीज ने आज स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है इंडिया की रैंकिंग, इसका क्या मतलब है? देखिए, मूडीज वगैरह जो भी कहते हैं, बुनियादी तौर पर इस देश में क्या हो रहा है इस समय? क्या रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं? क्या कोर सेक्टर में विकास हो रहा है, पॉजिटिव है? क्या आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है? क्या प्राइस राइज नियंत्रण में है? क्या इकोनॉमी सेंसेक्स छोड़े तो कहीं पर भी कुछ आपको चमत्कार दिख रहा है या ग्रोथ दिख रहा है? ऐसे में कोई विदेशी संस्था किसको प्लस, किसको माइनस, किसको क्या देती है, आप मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ, ये सरकार एक मिनट, ये सरकार अगर फर्जी आंकड़ों के आधार पर अपना फर्जी CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या अपना फर्जी GDP ग्रोथ रेट पूरी दुनिया को बता के प्रभावित करना चाहती है तो वैसे ही प्रभावित कर सकती है। जैसे गुजरात के बारे में कहा करते थे कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, अभी CAG ने कहा कि निगेटिव था। सुधांशु जी, तो इस तरह के फर्जी काम देखिए संजय, का भला नहीं होता। संजय जी एक वरिष्ठ नेता हैं, चलिए कोई बात नहीं, आंकड़ों को लेकर उनका मतभेद हो सकता है, वो हम पे फर्जी अर्जी सब बोल सकते हैं। क्या उनको लगता है कि मूडीज की रेटिंग का चेंज फर्जी है? क्या यही वो बात नहीं थी 2008 और 9 में मनमोहन सिंह जिसको बड़े गर्व से कहा करते थे? यदि उनकी नजर में अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित एजेंसियों की रेटिंग फर्जी आंकड़ा है तो मुझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इसके अलावा 2 और ऐसी चीजें हैं। देखिए, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन रखे। हाँ। बहस को, तर्क को, आंकड़ों पर बहस हो सकती है। मैं 3 ऐसे बिंदु बता रहा हूं जिनमें बहस की गुंजाइश नहीं है। जल्दी। नंबर 1, मूडीज ने जो रेटिंग चेंज की है इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, यह समृद्धि के पक्ष पर हमारे विदेश नीति में प्रबलता का प्रतीक है। दूसरा, ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जो भारत के दौरे पे आया और पाकिस्तान नहीं गया। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय उपमहाद्वीप में आया और सिर्फ भारत में आया और पाकिस्तान नहीं गया। 3, ये हमारी तीसरी उपलब्धि यह है कि संस्कृति के पक्ष के ऊपर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मोदी जी की पहल पर हुआ 177 देशों की सहमति के साथ। इन तीनों में कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। और मैं अपने विशेषज्ञों से भी ये कहूंगा, बहुत सहजता से कह देना कि भाजपा और कांग्रेस बराबर हैं। इन्होंने नरसिम्हा राव का भी उल्लेख किया। नरसिम्हा राव की सरकार 1995 में पोखरण विस्फोट की हिम्मत नहीं कर पाई थी, 98 में अटल जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने आके किया था।
दूसरी बात, 99 का कारगिल युद्ध इतिहास का पहला युद्ध था जब पाकिस्तान ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं पारित कर पाया था। तो हमने कूटनीतिक दक्षता पर कांग्रेस से बिल्कुल अलग कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मोदी जी उसी को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है। 3-4 उदाहरण सब पर हमला किया है, इसलिए मैं चाहती हूं जल्दी से संजय निरुपम जी आपसे शुरुआत हो। हाँ, मैं सिर्फ जो मूडीज की रेटिंग के संदर्भ में करा था, मैंने रेटिंग्स को फर्जी नहीं कहा था। मैंने कहा ये रेटिंग जो सरकार के फर्जी आंकड़ों पे आधारित है, उस पे सवाल उठाया। चाहे जीडीपी के संदर्भ में बेस ईयर बदल करके आप जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं, जबकि कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है। उसके बाद फल और सब्जी के जो प्राइसेज हैं, उसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकाल करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने प्राइस राइज नहीं। अगर निरुपम जी ने यह कहा कि मूडी की रेटिंग सरकार के फर्जी आंकड़ों पर आधारित है, तो वो स्वतः वो फर्जी कह रहे हैं। मतलब मूडी फर्जी आंकड़ों के आधार के ऊपर किसी कंट्री की रेटिंग चेंज कर देगी। कर सकती है क्योंकि आप फर्जी आंकड़े सप्लाई कर रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो फल और सब्जी के भाव के बगैर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आपने सीपीआई की जो पूरी मेजरमेंट शुरू किया, असेसमेंट शुरू किया, उसमें से फल और सब्जी के भाव निकाल दिया आपने। अब पूरे गांव में बता रहे हैं, पूरे देश में बता रहे हैं कि सीपीआई कम हो गया, कंज्यूमर प्राइसेस कम हो गया, जबकि सच है कि लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। रह गई बात भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान की, वो ये लगभग डेढ़ दशक पहले शुरू हुआ। भारत को पहली बार G20 की मीटिंग में बुलाया जाता है, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है दुनिया में। उन्होंने कहा था कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति आया और पाकिस्तान नहीं गया। जो उन्होंने 3 कहा था सिलसिलेवार ढंग से, उन्होंने दूसरा कहा कि फिर वो पाकिस्तान नहीं गया। मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि तब होती जो पाकिस्तान रोज बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा है। पहले जवानों को मारते थे वो, अब सिविलियन को भी वहां से मार मार के भगा रहे हैं। पहली बार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के संदर्भ में इस प्रकार को जो हिंसा का आयाम है, वो नया आयाम पहली बार ऐसा दिखा। अगर इसको रोक पाते तो मुझे लगता है उपलब्धि होती। पहली बार फायरिंग पाकिस्तान ने शुरू की और ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा और उनके गृह मंत्री का जवाब आया कि भारत शांति की भाषा नहीं समझता। त्रिवेदी जी एक मिनट। पहली बार ऐसा होता है कि चीन के राष्ट्रपति आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ झूले झूल रहे थे। जिस समय झूले झूल रहे होते हैं उस समय चीनी सेना घुसपैठ कर रही होती है। यह भारत के विदेश नीति की उपलब्धि नहीं हो सकती। भारत के विदेश नीति में कमजोरी के लक्षण। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 3 प्रश्न आपने उठा करके बता दिए, एक ही बात है, मूडी की रेटिंग से क्या देश के अंदर बड़ा भारी बदलाव आ गया? ये वैसा ही है जैसे रोज हमारे देश के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खूब उछाल आ जाता है, बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं। क्या उससे गरीब की रोटी पर एक बूंद सरसों का तेल गिर जाता है? नहीं सर, लेकिन विदेशी निवेश तो प्रभावित हो सकता है ना। एक साल के लिए मोदी जी की सरकार ने 1 साल के लिए नई नौकरियों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। तालाबंदी, छटनी, रिट्रेंचमेंट। आज हमारी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते कल कारखाने छोटे बड़े बंद हो रहे हैं, इसीलिए मुद्रा बैंक की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, जहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने के बाद कोई राष्ट्रपति नहीं गया, हुजूर भारत से वापस लौट करके अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने $4 बिलियन पाकिस्तान को दिया और $1 बिलियन के हथियार पाकिस्तान खरीद रहा है अमेरिका से। ये तो रणनीति है उनकी, ये तो उनकी समर नीति है, ये उनकी व्यापार नीति है। और विशेष करके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अमेरिका के, उनकी यह नीति होती है, देशों को लड़ाओ, देशों को पैसिफाई करो, शीतता स्थिति में लाओ, लेकिन अपने हथियारों की सामग्री को बेचते चले जाओ देशों के अंदर। आज ये स्थिति है। आप इसको बताइए ना, कितने नए लोगों को रोजगार मिला? 1,80,000 प्रतिवर्ष MBA के लड़के देश में पास हो रहे हैं। 1,60,000 M.Tech के लड़के पास हो रहे हैं। कहां है नौकरियां? रिट्रेंचमेंट कहां है? कहां है? महाराष्ट्र की कारखाने बंद हो रहे हैं, गुजरात के कारखाने बंद हो रहे हैं, नौकरियों के तो अवसर नहीं मिल रहे हैं। और आप कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर ठीक है, 2 मुख्य बिंदु आपने उठाए, आर्थिक वृद्धि होती है तो क्या गांव के गरीबों के घर में बजरे की रोटी की जगह आटा की रोटी बनने लगती है? ठीक है, सरहद पर सिपाही मर रहा है, किसान यहाँ पर मर रहा है जमीन पर, और नौकरियां 1,60,000 के आसपास लोग निकलते हैं डिग्रियों के साथ, नौकरियां नहीं है। मैं लौटूंगी इस पर। मैं लोगों के अच्छे दिन के साथ 1 करोड़ लोग हर साल 1 करोड़ लोग बेरोजगार तैयार होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।
अब जरा याद करें कि यूपीए में कितने थे। एमडीए की बात कर रहा हूं, उसको छोड़िए। ये आंकड़ों पर पहुंचेंगे ना संजय जी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि 10 साल का यूपीए शासन भी बहुत ही परेशान करके गया अर्थव्यवस्था के मद्देनजर से। जरा वहां भी हमारे जमाने में रोजगार, हर करवट पे तकलीफ है साहब, एकदम बंद नहीं हुआ था। लोगों को रोजगार जो है वो भारत सोने की चिड़िया थी। 10 महीने में रोजगार पूरी तरह से ठप पड़ा है। हर करवट पे तकलीफ है, हर करवट पे हर साल में तकलीफ रही है। एक सेकंड मुझे केसी सिंह साहब को एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए आप। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आप लोगों ने महंगाई का रिकॉर्ड आपने भी तोड़ा है और महंगाई के जबड़े ये तोड़ रहे हैं। मैं जरा अच्छा मुझे वक्त दे दीजिए, मैं लौटूंगी संजय निरुपम जी। आम आदमी मरने लगा संजय निरुपम जी, मैं लौटूंगी एक सेकंड की महंगाई से प्लीज सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि सुधांशु जी ने सीधे आप पर भी एक तरह से उन्होंने बात कही, उनका ये कहना था कि अलग होती है विदेश नीति जो है उसको अपने तरीके से मोल्ड करते हैं, इनके मुताबिक इनके वक्त पर विदेश नीति में ज्यादा ताकतवर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैव मोर टीथ, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बलशाली होकर ये काम कर रहे हैं और अपने कदम उठा रहे हैं। जरा टाइम दीजिए, जल्दी से बता दूं। त्रिवेदी जी शायद भूल गए कि चीन के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान आए वो भी पाकिस्तान नहीं गए, जबकि उनके बहुत बड़े मित्र हैं। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं थे। तो ओबामा जी की भी वही बात है, ये इसमें उपलब्धि नहीं गिन सकते, वो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, ये सारी बात इनकी तीनों की कहने से ये आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हालात नहीं ठीक होंगे, यहाँ पे अगर लैंड बिल और दूसरे रिफॉर्म के मुद्दों के ऊपर अपोजिशन को साथ लेके प्रधानमंत्री नहीं चलेंगे तो उनको हिंदुस्तान की वहां मार्केटिंग में मुश्किल होगी। वो सारे देशों में ये जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद दिलचस्पी हिंदुस्तान में दोबारा पैदा हुई है, लेकिन मोदी जी में उन्होंने सोचा जैसे गुजरात में किया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। उनकी दिलचस्पी हिंदुस्तान की मार्केट में है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में है, रिफॉर्म में है। लेकिन हम अगर अपने अंदरूनी झगड़े नहीं खत्म करेंगे, पार्लियामेंट बंद होगी, लैंड बिल नहीं पास होगा, बार बार ऑर्डिनेंस करेंगे और रिफॉर्म में ऐसी अड़चनें आएंगी, तो आप जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लीजिए, उसका फायदा नहीं होने वाला। अगर हिंदुस्तान में हालात ठीक होंगे तो पूंजी निवेश खुद आएगी। पूंजी निवेश तो इसलिए आती है क्योंकि और जगह कहीं है नहीं। ब्राजील का भट्टा बैठा हुआ है, रूस में प्रॉब्लम है, इमर्जिंग मार्केट सारी में। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुंबई में था, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कह रहे हैं कि हम इमर्जिंग मार्केट्स को सबको छोड़ दिया, सिर्फ हिंदुस्तान में देख रहे हैं, क्योंकि बाकी की इमर्जिंग मार्केट में सारी इकोनॉमी बैठ गई है। तो इसलिए ये चीजें सिर्फ ये कहना कि ये मैंने हासिल की है, उसमें नुकसान ये होता है कि देश को साथ लेके चलेंगे तो बाहर के देश भी आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है और जो मुख्य बिंदु निकल कर आया है यही कि हिंदुस्तान के चलने का हौसला और जज्बा रखते ही नहीं। हम तो यहाँ गिरजाघर गिराते हैं, यहाँ हम मस्जिद का सवाल खड़ा करते हैं, यहाँ हम लव जिहाद करते हैं, यहाँ हम मोहब्बत को नया आयाम देते हैं, यहाँ हम घर वापसी करते हैं। हम देश के अंदर देश के लोगों की वापसी करते हैं, तो कहां से बाहर के लोग आएंगे? वो ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत, उनका निवेश जो है वो पूरी तरह से ग्रसित न हो, वो संतुलित भी हो और संरक्षित भी हो, ये जरूरी है। देखिए, वैसे तो मैंने तथ्यात्मक उत्तर दे दिए। अभी आपके तीनों विद्वान वक्ताओं ने जो बोला, मैं उसका क्रमशः उत्तर देना चाहूंगा। अतुल कुमार अंजान जी एक प्रतिबद्ध कॉमरेड हैं, तो वैचारिक मतभेद के बावजूद मैं उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता हूं, इसीलिए वो कई बार विदेश नीति के विषय में भी उससे जुड़े हुए बहुत से विषयों को ले आते हैं। एक सिर्फ बात कहूंगा, आपने बहुत सारी बात कही। लव जिहाद शब्द का सबसे पहले उपयोग केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया था, संघ परिवार या भाजपा ने नहीं। अब हम आते हैं विदेश नीति के मुद्दे पे। अब विदेश नीति पे आते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज उनके अनुयायी बन गए अब कॉमरेडों के, है ना? तो अग्रदूत कौन था ये देखिए ना, फिर प्रश्न ये करिए। खैर, अब आप आइए चक्कर काट रहे हैं। अब आप आइए, संजय निरुपम जी ने कहा कि साहब वो जिस समय चीनी यात्री के साथ, चीनी प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल रहे थे, वो तो अलग छोड़िए कि इनके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद गए, वहां वो विषय नहीं उठा पाए। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में चीन के प्रधानमंत्री को बैठ के उनके सामने बोला कि हमने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। और लेकिन अगर यही बात फिर चीन जाने वाले हैं और अरुणाचल प्रदेश का फिर जिक्र कर रहा है। मुझे बात करने दीजिए, मुझे पूरा वक्तव्य कर लेने दीजिए भाई। चूंकि संजय निरुपम जी, अरे भाई जब आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, आप चारों ने मुझसे प्रश्न पूछे, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। देखिए, संजय निरुपम जी चूंकि मूलतः कांग्रेसी नहीं है तो कांग्रेस के पुराने पापों से परिचित नहीं है। अरे जवाहरलाल नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे तब पूरा का पूरा चीन ने अक्साई चीन और नेफा कब्जा कर लिया था। वो किसके दौर में हुआ था?
और कम्युनिस्ट पार्टियों में कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने सन 62 की चीन की लड़ाई में चीन का समर्थन किया था। वामपंथी दलों में से कुछ ऐसे थे, वो आज विदेश नीति पे हमसे प्रश्न उठा रहे हैं। और तीसरी बात, तीसरी यूपीए गवर्नमेंट में, रुकिए मुझे पूरी बात करने दीजिए, यूपीए गवर्नमेंट में पाकिस्तान के साथ जो नीति थी, कम से कम, अरे भाई अब जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे पूरा करने दीजिए। यूपीए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए क्या कहा? हवाना में जाके कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। इतना तो घुटना नहीं टेका हमने। शर्म शेख में कहा कि आतंकवाद की घटनाओं से हमारी शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। अरे अभी जो केपी सिंह साहब ने कहा कि हमें बाहर वालों के साथ, एक मिनट मुझे पूरी बात करनी है। ये सब तो चुनाव के पहले बोल चुके हैं। केसी सिंह साहब का उत्तर मैंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में हमारी छवि लड़ाई की नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कश्मीर पे हमारे कांग्रेस से मतभेद नहीं, घनघोर मतभेद थे, पर 95 में जिनेवा में अटल जी भारत के सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए थे। तो हमने गरिमा निभाई, सत्ता में भी विपक्ष में भी, और यही अपेक्षा हम अपने विपक्षियों से करते हैं। छोटा छोटा जवाब संजय। देखिए, मैं बहुत छोटे से ढंग से संक्षेप में ये बात कहना चाहूंगा कि जब मोदी जी की विदेश नीति पे चर्चा हो रही है, तब कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ था ये कहकर क्या आप अपने पापों को छुपा लेंगे? क्या आप अपने गलतियों को दुरुस्त कर लेते हैं सिर्फ ये कहकर कि शर्मल शेख में ये हुआ था या सलमान खुर्शीद ने ये किया था? माफ करिए, नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बने ही हैं महज विदेश दौरे के लिए। माफ कीजिएगा, पिछले 10-11 महीनों में जनवरी 1913 में हाफिज सईद ने आपके गृह मंत्री को बधाई दी थी। इतनी छोटी चीज मत कहिए क्या कहे कि यह पाप नहीं महापाप था। जब हिंदू आतंकवाद कहा था शिंदे ने, तो हाफिज सईद ने बधाई दी थी। त्रिवेदी जी, ये गलत बात है। त्रिवेदी, ये गलत बात है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी हम मोदी जी के विदेश नीति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फेल है, कुछ निकल कर नहीं आ रहा है हिंदुस्तान के लिए। हाँ, मोदी जी के नए नए कपड़े देखने को मिल रहे हैं, चाहे कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो या अमेरिका गए हो या जापान गए हो। इस बार भी हो सकता है 4-5 नए दर्जन कपड़े देखने को मिलेंगे, नए ड्रेसेस देखने को मिलेंगे। बाकी हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। मैं एक बात कहूं, मैं अंजना जी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद क्या कहा। अरे इस देश के विदेश मंत्री जसवंत सिंह अपने कंधों पर जेल से निकालकर आतंकवादियों को कांधार तक छोड़ाए, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन आज क्या इन नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है? ये महंगाई गिर रही है। ये महत्वपूर्ण ये है। 153 सभाओं में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने क्या कहा कि हम 100 दिन में विदेशों से काला धन जो जमा है ले आएंगे और 15-15 लाख प्रत्येक परिवारों के खाते में जमा करेंगे। जनधन में हम खाता खुलवा रहे हैं। क्या होगा? क्या हुआ? वो नहीं हो पाया। वही पुरानी बात जो पिछली सरकार की थी। महंगाई को कौन रोकेगा? महंगाई के इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? आप अपनी पार्टी के संघर्षों को लगाते रहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये सरकारी अधिकारी जो है ये खामोश बैठे, फाइलों पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं? पूरी सरकार पंगु की स्थिति में है। क्या हो रहा है HRD मिनिस्ट्री में? क्या हो रहा है मानव संसाधन मंत्रालय में? ये देश के विकास का मामला अगर है तो ये ठहरा क्यों है पहिया? इस पर गौर कीजिए। और किसानों के सवाल पर जब वो आत्महत्या कर रहे हैं। सिंह साहब प्लीज जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, 2 लाइन में। मेरे को कहा जी सिंह साहब जल्दी से 2 लाइन में। देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हो रही है। अभी इसमें क्या उपलब्धि होती है हमें देखना चाहिए अगले 6-7 दिन में। जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाह रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक तो हमने नहीं किया, उस पर वो जोर डालें। वक्त की कमी है इसलिए आवाज नीची कर दी गई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक पंथ 3 काज कहकर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन देश राह देख रहा है कि वाकई जिस फायदे की बात हो रही है वो आम लोगों तक, जमीन तक पहुंचे। आप देखते रहिए आज तक। बस 1% का फर्क आया है। शुरू में जब हमने ये सवाल पूछा था और SMS आ रहे थे तो 89% लोग ये मान रहे थे कि हाँ, हिंदुस्तान के विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन विदेशी दौरों से फायदा होगा। दूसरी तरफ 12% मानते हैं नहीं होगा। आप देखते रहिए आज तक।